Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए नर्सिंग एमसीक्यूज़ की रिवीजन क्लास का आज ये पहला वीडियो है। इस सीरीज़ में अब जो वीडियोस आएंगे वो अपकमिंग एम्स नॉरसेट, एनएचएम, पीजीआई, एसजीपीजीआई, ईएसआईसी, जीएमसीएच, सीएचओ और अदर अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। उनके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं। होपफुली इस वीडियो सीरीज़ से आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलने वाला है। इस वीडियो सीरीज़ का जो टाइम है हर रात 8:30 बजे होगा। Let's begin our today's class. First question. The transportation system of body is. हमारी बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है? एंडोक्राइन, इंटेग्यूमेट्री, कार्डियोवैस्कुलर या यूरिनरी? The right answer is option C. It is cardiovascular system. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कार्डियो यानी हार्ट और वेसल्स यानी ब्लड वेसल्स इंक्लूडेड हैं। ऐसा बॉडी सिस्टम जिसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स दोनों ही एक साथ मिलकर फंक्शन परफॉर्म करती हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहलाता है। हार्ट बेसिकली यहाँ पर एक पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ब्लड और न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एपेक्स बीट इज फेल्ट एट विच इंटरकोस्टल स्पेस? अगर किसी पेशेंट में आपको अपेक्स बीट नोट करनी हो तो आप किस इंटरकोस्टल स्पेस पर इसे असेस करेंगे? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. इट इज फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरकोस्टल स्पेस होता क्या है। किसी भी पर्सन में दो रिब्स के बीच का जो स्थान होता है उसे हम इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। दो पसलियों के बीच की जगह इंटरकोस्टल स्पेस कहलाती है। यहाँ पर मसल्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एपेक्स बीट को असेस करने के लिए क्या लोकेशन हमें देखनी चाहिए। ये मान लीजिए आपका पेशेंट है, इसमें आपको एपेक्स बीट का असेसमेंट करना है। इस पेशेंट में जो हार्ट है वो कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। दिस इज़ द हार्ट। हार्ट में जो ये नीचे वाला तीखा नुकीला पार्ट है इसे ही हम हार्ट का एपेक्स पार्ट कहते हैं और ये ऊपर वाला जो ये ब्रॉड पार्ट है इसे हम बेस कहते हैं। हार्ट के इस तीखे नुकीले एपेक्स पार्ट के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल पाया जाता है जिसके कॉन्ट्रैक्ट होने पर जो ब्लड है एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। आपका हार्ट एक हॉलो मस्कुलर क्लोज्ड फीस्ट लाइक स्ट्रक्चर है, बंद मुट्ठी के समान संरचना है जो कि बिल्कुल सीधे ना पाई जाकर हल्की सी टेढ़ी, जिस प्रकार से इस डायग्राम में ड्रॉ किया गया है उस प्रकार से पाई जाती है। अब इस हार्ट के इस एपेक्स पार्ट से यदि आपको हार्ट रेट का असेसमेंट करना है तो आपके स्टेथोस्कोप को आप फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर रखेंगे, यानी कि चौथी और पांचवी जो रिब है उसके बीच वाले स्थान पर आप इसको रखेंगे। इसके साथ ही जो मिड क्लेविकुलर बोन होती है, इस क्लेविकुलर बोन के बिल्कुल नीचे आपको बिल्कुल बीच वाले हिस्से पे इसे कैलकुलेट करना है। एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये किसी पेशेंट की ब्यूटी बोन है जिसे आप क्लेविकुलर बोन के नाम से जानते हैं। इस क्लेविकुलर बोन के मिड पार्ट से फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर जब आप स्टेथोस्कोप रखेंगे तो आपको एपेक्स बीट एकदम सही सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाय। फीमेल्स में पाई जाने वाली फैलोपियन ट्यूब में अंदर की तरफ
किस प्रकार की एपिथेलियम पाई जाती है यह आपको बताना है। कॉल्यूमनार, स्ट्रैटिफाइड, सिलिएटेड या जर्मिनल। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। फैलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड एपिथेलियम की लाइनिंग पाई जाती है, यानी उसका जो आंतरिक आवरण है वो सिलिएटेड एपिथेलियम का बना होता है। फैलोपियन ट्यूब को आप ओविडक्ट या यूट्राइन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। ये एक हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है और इसे एग्जाम में पूछा भी गया है। यूट्रस के फंडल पार्ट से निकलकर ये ट्यूब ओवरी के पास जाकर टर्मिनेट होती है। ओवरी के सबसे पास वाला हिस्सा फिमरे के नाम से जाना जाता है। इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर सिलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है, यानी कि छोटे छोटे सीलियास पाए जाते हैं। अगर सिंपल भाषा में बोलें तो बालनुमा स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो कि स्पर्म को ओवम तक पहुंचाने और फर्टिलाइज्ड ओवम को वापस यूट्राइन कैविटी में लाने के लिए हेल्प करती हैं। फैलोपियन ट्यूब की जो अंदर वाली लेयर है वो सिलिएटेड एपिथेलियम होती है, यानी उसमें सीलिया पाई जाती हैं। ये बालनुमा स्ट्रक्चर स्पर्म की मोबिलिटी यानी इसके मूवमेंट और फर्टिलाइज्ड ओवम के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैरोवेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज द। आपको बताना है कि फैलोपियन ट्यूब का सबसे सकरा नैरो पार्ट कौन सा होता है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में आज जो स्टार्टिंग हुई है उसमें बेसिक क्वेश्चन से हमने शुरुआत की है और धीरे धीरे इस पूरे टेस्ट को कॉम्प्लिकेटेड या डिफ़िकल्ट लेवल तक भी लेकर जाया जाएगा। अगर आप रेगुलरली इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो अपकमिंग एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा और हमारी कोशिश रहेगी कि क्वेश्चंस में अच्छे से अच्छा और इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट पार्ट को एक्सप्लेनेशन में इंक्लूड किया जाए जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो और आपके लिए बेनिफिशियल रहे। फैलोपियन ट्यूब के नैरोवेस्ट पार्ट को आप इंटरस्टिशियल, इस्थमस, इन्फेंडिब्यूलम या एम्पुला इनमें से किस नाम से जानते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब को हम स्टडी के लिए 4 पर्पस में पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब के सिंपली कहें तो 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसे हम इंटरस्टिशियल या इंट्राम्यूरल पार्ट के नाम से जानते हैं और ये वाला हिस्सा यूट्रस की जो फंडल पार्ट है उसके पास रहता है। इसकी लेंथ की बात की जाए तो लगभग 1.2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और डायमीटर अराउंड 1 mm होता है। ये सबसे नैरोवेस्ट पार्ट है, इट इज़ द नैरोवेस्ट पार्ट। सेकंड अगर पार्ट की बात की जाए तो इंटरस्टिशियल पार्ट के बाद आता है इस्थमस। इसकी लेंथ अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर होती है और इसका डायमीटर 2 mm करीब होता है। इसके बाद थर्ड पार्ट आता है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है एम्प्यूला। ये फैलोपियन ट्यूब का सबसे लंबा पार्ट है जिसकी लंबाई लगभग 6 सेंटीमीटर होती है और सबसे चौड़ा पार्ट भी यही है, यानी वाइडेस्ट पार्ट भी यही है। इसका डायमीटर अराउंड 6 mm होता है। यहीं पर मोस्टली फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल गैमेट यानी ओवम और स्पर्म का यूनाइट यहीं पर देखा जाता है, इसीलिए इसे मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं। लास्ट पार्ट आता है फोर्थ पार्ट जिसे आप इन्फेंडिब्यूलम के नाम से जानते हैं और इसी इन्फेंडिब्यूलम पार्ट से फिमरे निकलते हैं। फिमरे की संख्या लगभग 20 से 25 होती है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि ओवरी के काफ़ी करीब होते हैं। इन्फेंडिब्यूलम की लेंथ की बात की जाए
तो इसकी जो लेंथ है अराउंड 1.25 सेंटीमीटर होती है और इसका डायमीटर लगभग 4 mm के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेन्ड MLHPs would broadly be expected to। एक ट्रेन्ड MLHP यानी मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर जो है वो क्या कर सकता है या किस काम के लिए ऑथराइज्ड होता है। ऑप्शन ए, इम्प्लीमेंट नेशनल प्रोग्राम, वो नेशनल प्रोग्राम्स जो भी बनते हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करवाता है। ऑप्शन बी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एंड एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का काम संभालता है। या फिर प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव केयर गिवर, ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्यूरेटिव केयर दे सकते हैं। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। The right answer is option B। यहाँ पर हम इसे थोड़ा करेक्शन करना चाहेंगे, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा डी। जो MLHPs होते हैं, मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स होते हैं, उन्हें हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में लगभग 2 से 3 साल तक की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर इस ट्रेनिंग के बाद वो किसी भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव आदि केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। वो पूरी तरह से ऑथराइज्ड होते हैं डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, ट्रीट इलनेस आदि को करने के लिए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the amount of amniotic fluid exceeds 2000 ml the condition is called। अगर प्रेगनेंसी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 2000 ml से ज़्यादा हो जाए तो ये कंडीशन क्या कहलाती है। ओलिगोहाइड्रेमनियोस, पॉलीहाइड्रेमनियोस, बैग ऑफ वाटर्स, एमनियोटिक। The right answer is option B, it is polyhydramnios। देखिएगा, प्रेगनेंसी के दौरान वुम्ब में बेबी एक लेयर द्वारा बनाए गए एक बैग के अंदर मौजूद रहता है। ये बैग एक प्रकार के लिक्विड या फ्लूइड से फिल्ड रहता है जो कि बच्चे के ग्रोथ के लिए इसेंशियल माना जाता है। इसे ही हम एमनियोटिक फ्लूइड के नाम से जानते हैं। जितना फ्लूइड होगा बच्चा उतना इस फ्लूइड के अंदर मूवमेंट कर पाएगा और उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। बेसिकली ये जो फ्लूइड है इसमें मैक्सिमम पार्ट फीटस द्वारा एक्सक्रीट किए गए यूरिन का होता है। इसके अलावा मैटरनल पार्ट से भी कुछ सिक्रीशंस इसमें पाए जाते हैं। अगर इस एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 2000 ml से ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को हम पॉलीहाइड्रेमनियोस कंडीशन के नाम से जानते हैं। और एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ओलिगोहाइड्रेमनियोस क्या है। ओलिगोहाइड्रेमनियोस वह कंडीशन है जब एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 200 ml से कम हो जाए। लेस देन 200 ml अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज कॉल्ड ओलिगोहाइड्रेमनियोस and amount more than 2000 ml is called polyhydramnios। 200 और 2000 सिंपल याद रखिएगा, 200 से कम ओलिगो, 200 से ज़्यादा पॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हॉर्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड अपने हॉर्मोन्स को कैसे सिक्रीट करती हैं। डायरेक्टली ब्लड में, डायरेक्टली टिश्यू में, डायरेक्टली स्किन में या फिर डक्ट के द्वारा बॉडी में। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन के बिहाफ पर हम हमारी बॉडी में पाए जाने वाले एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम को क्लासिफाई कर सकते हैं।
हमारी बॉडी में दो ही प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, एक होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरी होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वह ग्लैंड्स होती हैं जो कि अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में डाल देती हैं। इनमें किसी भी प्रकार की पाइपलाइन या ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, इनमें डक्ट नहीं होती, इसलिए इन्हें डक्टलेस सिस्टम भी कहा जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने सिक्रीशन को, अपने सब्सटेंसेस को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करती हैं। इसके ऑपोजिट जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, ये पाइपलाइन वाला सिस्टम होता है, एडवांस सिस्टम आप कह सकते हैं। इन ग्लैंड्स के द्वारा जिन ऑर्गन्स तक इन्हें सिक्रीशन पहुंचाना है, उन ऑर्गन्स तक एक पाइपलाइन लगा देते हैं, एक डक्ट बना देते हैं और अपने सिक्रीशंस को डायरेक्टली ये उस ऑर्गन तक पहुंचाती हैं। यहाँ पर कोई भी पाइपलाइन नहीं है और यहाँ पर पाइपलाइन है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। दे आर द डक्टफुल ग्लैंड्स एंड दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन आयोनाइज्ड मीडिएटर इज द हार्मोन एक्शन इन आवर बॉडी इज। हमारे बॉडी में हार्मोन एक्शन के लिए मोस्ट कॉमन आयोनाइज्ड मीडिएटर किसे माना जाता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कैल्शियम। हमारी बॉडी में फर्स्ट मैसेंजर के रूप में हॉर्मोन्स को जाना जाता है। इसके अलावा सेकंड मैसेंजर के रूप में आयोनाइज्ड कैल्शियम को हम मानते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल्म्स ट्यूमर इज एसोसिएटेड विथ। विल्म्स ट्यूमर किससे संबंधित है? पॉलीसिस्टिक किडनी, रीनल डिस्प्लेशिया, रीनल हाइपोप्लेशिया या हॉर्सशू किडनी। The right answer is option D. It is horseshoe kidney related. विल्म्स ट्यूमर डिजीज होने पर जो किडनी है हॉर्स के शू की तरह हो जाती है, हॉर्सशू शेप्ड हो जाती है, कुछ इस प्रकार की। विल्म्स ट्यूमर बच्चों में पाया जाने वाला मोस्ट कॉमन किडनी कैंसर है। चिल्ड्रन में पाया जाने वाला मोस्ट कॉमन किडनी कैंसर है ये, और इसे हम नेफ्रोब्लास्टोमा के नाम से भी जानते हैं। इस विल्म्स ट्यूमर से 3 से 4 साल की उम्र के बीच बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और 5 साल के बाद ये ट्यूमर बहुत ही कम होता है। क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी सीन इन एल्कोहलिक्स। ऐसे व्यक्ति जो लंबे समय से अल्कोहल इंटेक कर रहे हों तो उनमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी हो सकती है? थायमीन की, राइबोफ्लेविन की, पायरिडॉक्सिन की या पेंटोथेनिक एसिड की? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। लंबे समय से अल्कोहल ले रहे लोगों में विटामिन डेफिशिएंसी मुख्य रूप से देखी जाती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा इनमें कम पाया जाता है तो आप बताएंगे विटामिन B1, जिसे आप थायमीन के नाम से भी जानते हैं। थायमीन की कमी होने के कारण इन लोगों में बेरी वर्निक्स कॉर्साकॉफ सिंड्रोम जैसे डिजीज डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्टिविटी वुड बेस्ट मैट द डाइवर्जनल नीड ऑफ अ क्लाइंट हु इज मार्केडली impaired with Alzheimer's disease। किसी एल्जाइमर डिजीज से सफरिंग पेशेंट में उसकी डाइवर्जनल नीड को फुलफिल करने के लिए कौन सी एक्टिविटी बेस्ट है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑप्शन ए, प्लेइंग अ सिंपल कार्ड गेम। आप इन्हें सिंपल कार्ड वाले गेम्स खिलवा सकते हैं। सिंगिंग अ फैमिलियर सॉन्ग, जिन गानों को उन्होंने सुना है उन्हें गाने के लिए कह सकते हैं।
वर्किंग विथ प्ले डफ, इन्हें डफ खिलाया जा सकता है, या फिर पुटिंग अ पजल टुगेदर, इन्हें कोई पजल सॉल्व करने के लिए दी जा सकती है। गौर कीजिएगा, अल्जाइमर डिजीज का पेशेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर किसी अल्जाइमर डिजीज के पेशेंट में आप डाइवर्जनल नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो इस सिचुएशन के लिए आप उन्हें मेंटल स्टिमुलेशन दे सकते हैं, उन्हें ऐसे हल्के फुल्के कामों में लगा सकते हैं जिन्हें वो कर सकें और जिनके बारे में वो थोड़ा बहुत जानते हों। ऐसा करने के लिए आप उन्हें सिंपल गेम्स खिला सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी करवा सकते हैं। आइए अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लें। अल्जाइमर डिजीज़ को आप सेनाइल डिमेंशिया के नाम से भी जानते हैं। सेनाइल एक ऐसा जीव है जिसे आप हिंदी में घोंघा कहते हैं। ये बहुत ही धीरे धीरे चलता है। उसी प्रकार से जो अल्जाइमर डिजीज़ है ये एज के साथ धीरे धीरे डेवलप होने वाला डिजीज़ है और इस डिजीज़ के पीक लेवल के आते ही पेशेंट की में डिमेंशिया हो जाता है, यानी उसकी याददाश्त लगभग ख़त्म हो चुकी होती है। Alzheimer disease is a progressive neurologic disorder that causes brain to shrink and brain cells to die. Alzheimer disease में जो ब्रेन की सेल्स हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, उनमें एट्रोपी हो जाती है और इस श्रिंकेज के कारण धीरे धीरे ब्रेन सेल्स डेड होने लगती हैं और इसकी वजह से पेशेंट में डिमेंशिया जैसी कंडीशन डेवलप होती है, यानी उसकी याददाश्त बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो अपने डे टू डे की एक्टिविटीज़ को, डेली लिविंग के फंक्शंस को भी परफॉर्म नहीं कर पाता। Alzheimer's disease is the most common cause of dementia, a continuous decline in thinking, behavioral and social skills that affects a person's ability to function independently. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ अ क्लाइंट इज असेस्ड यूजिंग। किसी भी पेशेंट में कॉन्शियसनेस का लेवल कितना है, इस चीज़ को असेस करने के लिए आप किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं? लैन ब्राउडर्स मेथड, ब्रैडन स्केल, ग्लासगो कोमा स्केल, सेनाइल्स चार्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। किसी भी पेशेंट में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का असेसमेंट सर पे चोट लगने या कोई ऐसी कंडीशन होने के बाद किया जाता है जिसमें उसकी नर्व, मेमोरी, ब्रेन प्रभावित हुआ हो। और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के असेसमेंट के लिए ग्लासगो कोमा स्केल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। इसका इस्तेमाल करते हुए हम बेसिकली 3 चीज़ों को असेस करते हैं। इन्हें याद रखने के लिए आप EVM का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशेंट में देखा जाता है कि उसकी आई ओपनिंग कैसी है, स्पॉन्टेनियसली कर रहा है या पेनफुल स्टिमुलाई देने पे कर रहा है, मोटार रेस्पॉन्स कैसा है, वर्बल रेस्पॉन्स कैसा है। बेसिकली इन 3 चीज़ों का इसमें असेसमेंट किया जाता है। ग्लासगो कोमा स्केल के अंदर अगर मिनिमम स्कोर आपसे पूछा जाए, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा भी जाता है, तो वो होता है 3 और मैक्सिमम स्कोर यदि पूछा जाए तो वो होता है 15। मैक्सिमम स्कोर 15 वेल फंक्शनिंग को बताता है। ऑप्शन ए में जो लैन ब्राउडर्स मेथड बताया गया है ये किसी भी पेशेंट में कितना बर्न हुआ है, सरफेस एरिया, बर्न एरिया को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टूल है। ब्रैडन स्केल बेसिकली हम किसी बेड रिडन पेशेंट में बेड सोर होने की कितनी संभावना है इसके लिए यूज़ करते हैं। सेनाइल चार्ट जो है वो बेसिकली विजुअल एक्टिविटी के एक्यूटी के असेसमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। विजुअल एक्यूटी यानी पर्सन कितनी डिस्टेंस से किसी ऑब्जेक्ट को साफ देख पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड अकॉर्डिंग टू मास्लोज हायरार्की। मास्लो ने किसी भी इंसान के जीवन में सबसे पहले क्या ज़रूरी है और सबसे आखिरी में क्या, इस पूरी
इन पूरी चीज़ों को एक हायरार्की मॉडल द्वारा प्रस्तुत किया था, उसमें हाईएस्ट लेवल पर कौन सी चीज़ आती है वो आपको बताना है। फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगिंग्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। The right answer is option D, it is self-actualization। हायरार्की ऑफ नीड्स को बताने के लिए उन्होंने एक पिरामिड का इस्तेमाल किया था, जिनमें सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल नीड को रखा था। इस फिजियोलॉजिकल नीड में पेशेंट किसी भी पर्सन को जिंदा रहने के लिए एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, रिप्रोडक्शन आदि की ज़रूरत होती है। जैसे ही पेशेंट की ये आवश्यकताएं पूरी होती हैं, वो लेवल 2 में माइग्रेट कर जाता है और लेवल 2 के अंदर उसे सेफ्टी और सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। इसमें वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता है, हेल्थ की सिक्योरिटी चाहता है, ये सब उसे यहाँ चाहिए होता है। जैसे ही नीड सेटिस्फाई होती है, थर्ड नीड आती है जिसे आप लव एंड बिलोंगिंग्स के नाम से जानते हैं। उसमें सोशल कनेक्शन चाहता है, फ्रेंडशिप चाहता है, लोगों से प्यार चाहता है। जैसे ही ये नीड सेटिस्फाई होती है, उसके बाद में फोर्थ नीड आती है जिसे आप एस्टीम के नाम से जानते हैं। एस्टीम में पर्सन को रेस्पेक्ट चाहिए, फ्रीडम चाहिए कि वो कुछ भी कर सके, लोग उसकी स्ट्रेंथ को पहचाने, उसकी ताकत माने, उसके स्टेटस को देखें, अच्छा माने, ये सब उसकी ख्वाहिशें होती हैं। और लास्ट आता है सबसे टॉप पर, जो इस क्वेश्चन का आंसर भी है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इस पिरामिड में सबसे ऊपर है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि एक इंसान जो काम बेहतर तरीके से, जितना बेहतर तरीके से कर सकता है वो वही हो, यानी कि उससे बेहतर इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं हो। ये चीज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहलाता है। अगर फिर से इसे रिपीट करें तो डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। एक आदमी जो बेस्ट कर सकता है वो अचीव कर ले, दिस इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन आफ्टर निडल स्टिक इंजरी विथ HIV इन्फेक्टेड ब्लड। किसी निडल में HIV इन्फेक्टेड ब्लड लगा है और वो निडल अचानक गलती से किसी हेल्दी पर्सन में चुभ जाए, प्रिक हो जाए, घुस जाए, तो इस सिचुएशन में उसे HIV इन्फेक्शन होने का रिस्क कितना है ये आपको बताना है। 1:50, 1:100, 1:200, 1:300। The right answer is option D, it is 1:300। जब भी HbA-SG, HIV आदि पेशेंट्स की आप केयर कर रहे हों, ट्रीटमेंट कर रहे हों, तो सभी प्रिकॉशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और बहुत ही केयरफुली अपने काम को पूरा करें। अगर इस प्रकार के क्लाइंट्स की हैंडलिंग में किसी को भी निडल स्टिक इंजरी होती है तो तुरंत उसे अपने सीनियर सुपरवाइजर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए और प्रिकॉशन के लिए प्रोफाइलेटिक HIV ट्रीटमेंट को आपको लेना शुरू कर देना चाहिए तुरंत। ऐसा देखा जाता है कि 300 लोगों में यदि निडल स्टिक इंजरी हुई है तो उनमें से किसी एक आदमी को HIV इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV contaminated waste products can be decontaminated with। किसी एड्स से सफरिंग पेशेंट के द्वारा कंटैमिनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट को आप डीकंटैमिनेट करने के लिए, उसे साफ करने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। फॉर्मेल्डिहाइड, सोडियम हाइपोक्लोराइट, ग्लूट्रेल्डिहाइड या ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इन सभी का इस्तेमाल हम डीकंटैमिनेट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है।
आइए HIV से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स को रिवाइज कर लें। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और इस वायरस से इन्फेक्शन होने के बाद एड्स नामक रोग होता है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस डिजीज़ में पेशेंट का इम्यून सिस्टम जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और इस इम्यून सिस्टम के डिप्रेस होने के कारण, डिस्ट्रॉय होने के कारण पर्सन में छोटे मोटे इन्फेक्शन भी हो जाएं तो वो जानलेवा हो सकते हैं। HIV जो वायरस है बेसिकली वो हमारे इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता को ख़त्म कर देता है। हमारे बॉडी में ये वायरस ब्लड, सीमेन या वेजाइनल फ्लूइड के कांटेक्ट में आने के कारण फैल सकता है। जब भी किसी पर्सन में HIV इन्फेक्शन होता है तो शुरुआती दौर में फ्लू लाइक सिम्टम्स उसे महसूस होते हैं, जैसे कि फीवर, सोर थ्रोट, फैटिक आदि। फिर ये सिम्टम्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और आगे आने वाले कई सालों तक पेशेंट में कोई भी सिम्टम इस डिजीज़ का नहीं देखा जाता। फिर कई सालों बाद जब एड्स पूरी तरह से सिम्टोमेटिक होता है, एड्स के पूरे सिम्टम्स आते हैं, तो पेशेंट में अचानक वेट लॉस होने लगता है, उसे लंबे समय तक फीवर रहता है, रात को सोते समय स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा थका महसूस करता है और उसे बार बार इन्फेक्शन होते रहते हैं। एड्स डिजीज़ के ट्रीटमेंट की बात की जाए तो अभी वर्तमान में कोई भी परफेक्ट ट्रीटमेंट, शॉर्ट ट्रीटमेंट इस डिजीज़ का उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो लोग एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी को पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही ट्रीटमेंट लेते हैं, तो इन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के कारण जो डिजीज़ की प्रोग्रेस है उसे स्लो कर दिया जाता है और दूसरी मेडिसिन देकर सेकेंडरी इन्फेक्शंस को रोक देते हैं, जिससे पेशेंट की आयु कुछ समय के लिए बढ़ सकती है, लेकिन इसे पूरी तरह से ठीक कर पाना अभी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट एक्सपीरियंसेस अ ट्रॉमेटिक एम्पुटेशन ऑफ लेग इन मोटार व्हीकल एक्सीडेंट, which nursing intervention initially should receive lowest priority? क्वेश्चन की लैंग्वेज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, हाईएस्ट नहीं लोवेस्ट प्रायोरिटी को यहाँ आंसर देना है। एक पर्सन जिसका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद उसका जो पैर है वो कट चुका है, एम्पुटेशन हुआ है, और इस पेशेंट के लिए कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन सबसे कम जरूरी है, यानी उसे इस समय करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं टीचिंग रेजिडुअल लिम्ब केयर, आप इस पेशेंट को बचे हुए पैर की लिम्ब की केयर कैसे करनी है ये सिखाएंगे, या फिर मॉनिटरिंग हीमोग्लोबिन लेवल, आप इस पेशेंट के HB लेवल का मॉनिटरिंग करेंगे, या फिर मेंटेनिंग द कंप्रेशन ड्रेसिंग, आप इस पेशेंट में एम्पुटेड पार्ट में कंप्रेशन ड्रेसिंग को मेंटेन करेंगे, या फिर यूजिंग थेराप्यूटिक इंटरव्यूइंग टेक्निक्स, आप इस पेशेंट में थेराप्यूटिक इंटरव्यूइंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1। इस पेशेंट में इस समय बचे हुए पैर की केयर कैसे करनी है इसे सिखाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। पेशेंट स्टेबल हो जाए, थोड़ा ठीक हो जाए, तो उसके बाद हम इसे ये चीज़ सिखा सकते हैं। इसके अलावा रिमेनिंग ऑप्शंस सही हैं। रिमेनिंग ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। इस समय पेशेंट को बहुत ज़्यादा एम्पुटेशन के बाद, पैर कटने के बाद ब्लड लॉस हुआ है, तो इसमें हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है इस चीज़ का असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। इस पेशेंट में एम्पुटेशन के बाद बचे हुए लिम्ब पर प्रॉपर तरीके से कंप्रेशन बैंडेजिंग या कंप्रेशन ड्रेसिंग करना ज़रूरी है, ताकि पेशेंट में एडिमा ना डेवलप हो, फर्दर ब्लीडिंग नहीं हो, और पैर की जो शेप है एक निश्चित आकार में रहे, ताकि आगे जाकर उसे प्रोस्थेसिस पहनाया जा सके, नकली पैर लगाया जा सके, आर्टिफिशियल लेग लगाया जा सके।
जो आर्टिफिशियल पैर आते हैं जिसे आप जयपुर फुट के नाम से भी जानते हैं, बेसिकली उन्हें कंबाइंड रूप से प्रोस्थेसिस के नाम से जानते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में यदि कोई आर्टिफिशियल पार्ट लगाया जाता है तो उसे हम प्रोस्थेसिस के नाम से जानते हैं। ये एक जनरल चीज़ है, इसे आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट का पैर कट चुका है तो पेशेंट अपनी लाइफ के एक मेजर ट्रॉमेटिक इवेंट को फेस कर रहा है। इस सिचुएशन में उसे एम्पैथी की आवश्यकता होती है और इस सिचुएशन में वो कैसा महसूस कर रहा है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, उसे थोड़ा मेंटल रिलीफ मिले, उसका स्ट्रेस कुछ कम हो। इस सिचुएशन में हम थेराप्यूटिक इंटरव्यूइंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए एनकरेज करेंगे। तो ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2, 3 आर इसेंशियल, 1 इज नॉट इसेंशियल एट दिस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, IgA इम्यूनोग्लोबुलिन ए किस प्रकार की इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। The right answer is option B, it is natural passive immunity। देखिएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है वो बेसिकली ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू मदर से बेबी तक पहुंचता है और इस प्रकार से एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन ए का बच्चे तक पहुंचना नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहलाता है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरली ये बॉडी में बना बच्चे तक पहुंच रहा है और इस इम्यूनिटी को पाने के लिए बच्चे को किसी भी प्रकार से एक्टिवली प्रयास नहीं करना पड़ रहा है या उसकी बॉडी इन एंटीबॉडीज़ को एक्टिवली नहीं बना रही है, तो ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का उदाहरण माना जाएगा। इम्यूनिटी का मतलब है सिंपली हमारी बॉडी के द्वारा डिजीज़ को रोकने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट रिलायबल साइट फॉर टेकिंग टेम्परेचर। हमारे बॉडी में टेम्परेचर लेने की सबसे भरोसेमंद साइट, जहाँ से सबसे एक्यूरेट टेम्परेचर मिलता हो, कौन सी जगह है? ओरल, एक्जिला, रेक्टल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इस क्वेश्चन को प्रीवियसली कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हमारी बॉडी में रेक्टल रूट से लिया गया टेम्परेचर मोस्ट रिलायबल साइट या मोस्ट रिलायबल टेम्परेचर, मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर माना जाता है, क्योंकि इस जगह से लिया गया टेम्परेचर हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर या इंटरनल एनवायरनमेंट का एग्जैक्ट टेम्परेचर होता है, जो कि सबसे सही माना जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोस्ट कॉमनली टेम्परेचर लेने की साइट कौन सी होती है हमारी बॉडी में, तो आप बताएंगे एक्जिला। एक्जिला मतलब आपकी हाथ के नीचे का स्पेस, जिसे आप बगल बोलते हैं। थर्मामीटर लेते हैं, तुरंत पेशेंट के कांख में बगल में लगा देते हैं, तो सबसे ज़्यादा एक्जिला से टेम्परेचर लिया जाता है। ओरल रूट से टेम्परेचर हम बहुत ही कम लेते हैं, क्योंकि इसमें कई कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखे जाते हैं। जैसे बच्चे की उम्र 3-4 साल है तो इससे कम उम्र के बच्चों को आप नहीं दे सकते। किसी पेशेंट को कन्वल्जन्स आ रहे हैं तो आप उसमें नहीं दे सकते। ओरल सर्जरी हुई है तो आप नहीं दे सकते। पेशेंट पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं है तो इस रूट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पेशेंट ने कोई भी ठंडी या गर्म चीज़ खाई या पी है तो आप यहाँ से टेम्परेचर नहीं ले सकते। याद रखिएगा, अगर हॉट या कोल्ड ड्रिंक पेशेंट ने पी है तो इसके बाद कम से कम 15 से 20 मिनट बाद आप टेम्परेचर लेंगे तो एक्यूरेट रीडिंग आपको मिलेगी, अदरवाइज फॉल्स रीडिंग आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, a client has an amputation of lower limb, what instruction should the nurse give the client to prevent hip flexion contracture? किसी पेशेंट में अभी लोअर लिम्ब यानी उसका जो पैर है वो एम्प्यूटेशन किया गया है, काटा गया है किसी कारण से। इस पेशेंट में लेग एम्प्यूटेशन के बाद हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स ना डेवलप हो जाएं,
इस चीज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन टर्न फ्रॉम साइड टू साइड एवरी 1 to 2 hours। आप इस पेशेंट से कहेंगे कि आप हर 1 से 2 घंटे में अपनी करवट बदलें, साइड टू साइड टर्न हो। या फिर सिट इन अ चेयर फॉर 30 minutes 3 times a day। आप दिन में 3 बार कम से कम 30-30 मिनट के लिए कुर्सी पर जाकर बैठें। या फिर लाई ऑन एब्डोमेन 30 minutes 4 times डेली। आप प्रॉन पोजीशन में या पेट के बल ऑन द एब्डोमेन लेटें ताकि बेहतर हो सके। या फिर परफॉर्म क्वाड्रिसेप्स मसल सिटिंग एक्सरसाइज ट्वाइस डेली। या इस पेशेंट में आप दिन में 2 बार क्वाड्रिसेप्स मसल्स की एक्सरसाइज करवाएं। इन चारों ऑप्शंस में से किस इंटरवेंशन के द्वारा आप पेशेंट में डेवलप हो रहे हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स को रोक सकते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, इट इज लाई ऑन एब्डोमेन 30 minutes 4 times डेली। आइए इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जिससे कि आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी कि भाई हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर बेसिकली क्या है और ये प्रॉन पोजीशन में आने से क्यों नहीं होते हैं। सबसे पहले हम सिंपली समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्चर क्या है। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यू या मसल्स पाए जाते हैं वो ज़्यादातर जिन एरियाज़ में मूवमेंट की आवश्यकता होती है हमें, उन जगहों पर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज़ पाए जाते हैं। इस इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज़ की वजह से हम अपनी बॉडी में एक्सट्रीमिटीज़ को चाहे जैसे मूव कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी पर्सन के अंदर ये इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू किसी वजह से हट जाएं और इनकी जगह पर इन इलास्टिक टिश्यू आ जाएं। इलास्टिसिटी मतलब आप समझते हैं कि किसी भी चीज़ का में खींचने की क्षमता होना। आप एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, उसे खींचिए, क्या वो खींचेगा? अब एक रबड़ का टुकड़ा लीजिए, उसे खींचिए तो वो खिंच जाएगा। तो वैसे ही इलास्टिक टिश्यू रबड़ की तरह पाए जाने वाले मसल्स या टिश्यू थे, जिनकी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट हो पा रही थी। लेकिन अब इन टिश्यूज़ की जगह इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज़ आ गए हैं, यानी ऐसे हार्ड टिश्यू आ गए हैं जो कि ना तो स्ट्रेच होते हैं ना फोल्ड होते हैं। और इस वजह से किसी भी पार्ट में ऐसा होने पर पेशेंट के शरीर के उस हिस्से की मूवमेंट लगभग ख़त्म हो जाएगी, निल हो जाएगी। तो अब ये घटना अगर इस पेशेंट में जिसका पैर एम्प्यूटेट किया गया है, काटा गया है, उसमें हिप एरिया में हो जाए तो क्या होगा? अगर ये हिप एरिया में कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं तो उसके हिप की जो मूवमेंट है, उसके कूल्हे वाले हिस्से की जो मूवमेंट है, उसके पैर की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और पेशेंट का पैर एक ही जगह पर अकड़ा हुआ रहेगा। वो किसी भी डायरेक्शन में इसे रोटेट नहीं कर पाएगा और ये कंडीशन हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर कहलाएगी। अब आप कॉन्ट्रैक्चर क्या है इस चीज़ को समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा स्पेसिफिकली अब हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर की बात करते हैं। आप इस वीडियो को देखते हुए अपनी चेयर से उठकर खड़े हों और अपने पैर को कूल्हे वाले हिस्से से, यानी कि आपका जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है लेग का, उस एरिया से ऊपर की तरफ उठाइए। अब आप एक पैर पर खड़े हैं और आपका एक पैर हवा में है, घुटनों से वो नीचे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, कूल्हे वाले हिस्से से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यही पोजीशन हिप फ्लेक्शन कहलाती है। हमारे बॉडी के किसी भी जॉइंट को अगर आप फोल्ड करते हैं तो ये फ्लेक्शन मूवमेंट कहलाता है और यही आप इस समय कर रहे हैं। अगर किसी पेशेंट का हिप जॉइंट इसी तरह से मुड़ जाए तो ये कंडीशन हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर कहलाती है। और इसे ये चीज़ ना डेवलप हो, इस चीज़ के लिए हम पेशेंट को दिन में कम से कम 4 बार 30 मिनट के लिए पेट के बल लिटाते हैं, प्रॉन पोजीशन में लेटाते हैं। जब भी पेशेंट उल्टा लेटता है, पेट के बल लेटता है, तो इस सिचुएशन में उसके जो हिप हैं
वो एक्सटेंशन पोजीशन में आ जाते हैं। फ्लेक्शन के अंदर तो पैर ऊपर की तरफ फोल्ड हो रहे थे, लेकिन उल्टा लेटाते जो पैर हैं वो एक्सटेंशन पोजीशन में आ जाते हैं, पूरे खुले रहते हैं, और इस वजह से पेशेंट में हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स नहीं डेवलप होते। कॉन्ट्रैक्चर्स का एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। मान लीजिए किसी पेशेंट में बॉडी बर्न हुआ, वो जल गया। जलने के बाद अगर उसको प्रॉपर तरीके से स्किन केयर नहीं दी जाती तो उसकी जो स्किन है वो खिंच जाती है, और इसके खिंचाव के कारण उस पर्टिकुलर बॉडी एरिया की मूवमेंट रुक जाती है। यही एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्चर है। होपफुली ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म HS मीन? डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन लेटर पर मेडिसिन के आगे आपको यदि HS लिखा होता हो तो इसका क्या मीनिंग होगा? थ्राइस अ डे, एट बेड टाइम, ट्वाइस अ डे, आफ्टर एवरी आवर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देखिएगा, अगर किसी मेडिसिन के आगे डॉक्टर HS लिखता है तो इसका मतलब होता है होरा सोमानी, होरा सोमनी कह सकते हैं आप इसे। इसका मतलब है कि आपको ये मेडिसिन सोते समय लेनी है। अगर किसी जैसे पैरासीटामोल है उसके आगे अगर HS लिख दिया तो इसका मतलब है कि इसे सोते समय लेना है। होरा सोमानी एट बेड टाइम। Next important question, in order to administer enema, the external anal sphincter needs to be relaxed. Identify the patient activity that facilitate relaxation. किसी पेशेंट में आपको एनीमा लगाना है और इस पेशेंट में एनीमा ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए एक्सटर्नल एनाल स्फिंक्टर का रिलैक्स होना ज़रूरी है। ये रिलैक्स होगा तभी तो एनस ओपन होगा और ट्यूब इंसर्ट की जा पाएगी। आपको इन चारों में से उस एक्टिविटी को सेलेक्ट करना है जिसके द्वारा हम इजीली पेशेंट के इस एक्सटर्नल एनाल स्फिंक्टर को रिलैक्स करवा पाएँ, ताकि अच्छी तरह से बिना किसी रेसिस्टेंस के एनीमा ट्यूब इंसर्ट की जा सके। ऑप्शन ए, सेपरेट द बटक्स, हम इसके बटक्स को सेपरेट कर देंगे। ऑप्शन बी, लुब्रिकेट द कैथेटर टिप, हम कैथेटर टिप को लुब्रिकेट करेंगे। ऑप्शन सी, इंसर्टिंग द कैथेटर स्लोली, हम कैथेटर को धीरे से एडमिनिस्टर करेंगे। या फिर ब्रीथ आउट थ्रू द माउथ, हम इस पेशेंट को जैसे ही हम कैथेटर टिप इंसर्ट करें तेजी से अपने मुंह से सांस बाहर छोड़ने के लिए कहेंगे। कौन सा एक्शन एनाल स्फिंक्टर को रिलैक्स करेगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जब भी हम किसी पेशेंट में एनीमा लगाते हैं तो उसे बाईं करवट पे लेटाते हैं, यानी कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं, ताकि ग्रेविटी के कारण जो भी कंटेंट हम वहाँ छोड़ें, डिलीवर करें, वो पूरा इंटेस्टाइन में चला जाए। पहली बात। अब इस पेशेंट को जैसे ही कैथेटर टिप अपन इंसर्ट करेंगे तो उस समय माउथ से ब्रीथ को बाहर छोड़ने के लिए कहेंगे, सांस बाहर छोड़ने के लिए कहेंगे, क्योंकि पेशेंट जब भी सांस बाहर छोड़ता है तो उसका जो एक्सटर्नल एनाल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाता है और जो ओपनिंग है वो खुल जाती है और हम कैथेटर इजीली इन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ अ ब्रीच प्रेजेंटेशन द नर्स मस्ट बी पर्टिकुलरली अलर्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर किसी बच्चे में ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो इस सिचुएशन में नर्स को किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए? क्विकनिंग के लिए, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम के लिए, PICA के लिए, या प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड के लिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। जनरली ब्रीच प्रेजेंटेशन में अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स्ड देखा जाता है। ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या है? अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन में बच्चा लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन में है और उसका हेड जो है वेजाइना के पास है तो ये कंडीशन नॉर्मल
कहलाती है, इसे आप वर्टेक्स पोजीशन के नाम से जानते हैं। ये नॉर्मल है, ये सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन में बच्चा है तो लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबवत ही, लेकिन उसका जो बटक वाला हिस्सा है, पैर वाले हिस्से हैं, वो वेजाइना के करीब हैं, तो इस सिचुएशन में बच्चा जो है उल्टी पोजीशन में है, उसका हेड तो ऊपर है लेकिन बटक्स जो हैं वेजाइनल ओपनिंग के पास हैं। तो इस प्रकार के प्रेजेंटेशन को हम ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। और ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो बच्चे से पहले वेजाइना से बाहर आ सकती है, इस चीज़ की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। याद रखिएगा, ब्रीच प्रेजेंटेशन टोटल डिलीवरी में 3 से 4% वुमेन्स में देखने को मिलता है। अब मान लीजिए बच्चा ब्रीच प्रेजेंटेशन में है, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स होती है, तो इसका नुकसान क्या हो सकता है, क्यों हमें अलर्ट पर रहना चाहिए। देखिए, अगर बच्चे के डिलीवर होने से पहले वेजाइना के बाहर अम्बिलिकल कॉर्ड आई और फिर पीछे से बच्चा आ रहा है, मान लीजिए जैसे ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये वेजाइना से पहले बाहर आ गई और बच्चा इसके पीछे है और इस पर फोर्स लगा रहा है। अब क्या होगा, एक स्टेप पे आने के बाद बच्चे के इस प्रेजेंटिंग पार्ट जो इस क्वेश्चन के अनुसार बटक्स हैं, वो लगातार इस अम्बिलिकल कॉर्ड पर दबाव बनाएंगे और दबाव की वजह से ये अम्बिलिकल कॉर्ड पिचक जाएगी और अब इस अम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड की मूवमेंट माँ के प्लेसेंटा से बच्चे तक हो रही थी वो रुक जाएगी। अब अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड बच्चे तक नहीं पहुँच रहा, मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही, न्यूट्रिएंट नहीं पहुँच रहा, तो बच्चे को रेस्टलेसनेस होने लगेगी, उसकी हालत बिगड़ने लगेगी। और अगर ये कंप्रेशन लगातार रहा और बच्चे तक न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं हो पाई तो बच्चे की डेथ तक हो सकती है। तो हमेशा याद रखें, अगर बच्चा ब्रीच प्रेजेंटेशन में है और उसमें कॉर्ड प्रोलैप्स हुआ है तो तुरंत आप मदर का जो हेड है वो उसके लोअर बॉडी पार्ट से नीचे कर दें, ताकि बच्चा ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण पीछे की तरफ शिफ्ट हो और इस कॉर्ड के ऊपर जो दबाव है वो कुछ कम हो और बच्चे में सर्कुलेशन बेहतर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेरेंट ब्रिंग अ 19-month-old toddler to a clinic for well child checkup. When palpating the toddler's fontanelle, the nurse should expect to find. किसी 19 महीने के बच्चे का नॉर्मल चेकअप करवाने के लिए आपके पास लाया जाता है। इस बच्चे में जब आप चेकअप कर रहे होते हैं तो आपको इसके फंटैनल्स कैसे मिलेंगे ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, एंटीरियर फंटैनल तो क्लोज मिलेगा लेकिन जो पोस्टीरियर फंटैनल है वो ओपन मिलेगा, या फिर जो एंटीरियर फंटैनल है वो ओपन मिलेगा और पोस्टीरियर फंटैनल क्लोज मिलेगा, या फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों फंटैनल्स क्लोज मिलेंगे, या फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों ही फंटैनल्स ओपन मिलेंगे। 19 महीने का बच्चा है, इसमें आपको बताना है। The right answer is option C. फंटैनल्स क्या हैं? जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, इन न्यूबॉर्न बेबीज़ की जो बोन होती हैं वो पूरी तरह से जुड़ी नहीं होती। न्यूबॉर्न बेबी के सर की, स्कल की जो हड्डियां हैं वो पूरी तरह से आपस में जुड़ी नहीं होती। इनके बीच में दो जगह पर थोड़ा सा खाली स्थान पाया जाता है, इन्हें ही हम फंटैनल्स कहते हैं। और इन्हें जब आप दबा कर देखेंगे तो ये आपको कुछ हल्के सॉफ्ट खाली स्थान जैसी स्ट्रक्चर फील होती है। अब बच्चे के जो एंटीरियर फंटैनल है, आगे वाला जो फंटैनल है, हिस्सा जहाँ पर बोन नहीं है, वो जो है लगभग 18 मंथ्स की एज पर क्लोज होता है। 18 महीने की उम्र पर ये क्लोज होता है, उससे पहले ओपन रहता है। और इसके पीछे पोस्टीरियर फंटैनल होता है जो कि करीब 1.5 महीने में क्लोज होता है, या यूं कहें 1 से 2 महीने में क्लोज होता है।
इसे याद कैसे रखेंगे? जो एंटीरियर फंटैनल है, सर के आगे वाले हिस्से का जो फंटैनल है वो डायमंड शेप्ड होता है। आप खुद देखिए, ये डायमंड जैसी स्ट्रक्चर है और इसकी क्लोजिंग 1.5 साल में होती है। इसके पीछे वाला जो फंटैनल है वो ट्रायंगुलर शेप का है और इसकी क्लोजिंग जो हो रही है 1.5 महीने में हो रही है। तो पीछे वाला जो फंटैनल है वो 1.5 महीने में क्लोज होगा और आगे वाला 1.5 साल में क्लोज होगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब ये बच्चा 19 महीने की उम्र में आपके पास आया है, तो इस सिचुएशन में एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों ही फंटैनल्स जो हैं क्लोज्ड मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, टीबी मल्टी ड्रग रेजिमेन इज गिवन टू। किसी भी पेशेंट को टीबी होने पर मल्टी ड्रग रेजिमेन क्यों दी जाती है? प्रिवेंट रेसिस्टेंस, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, प्रिवेंट साइड इफेक्ट या इनमें से कोई नहीं? बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जब भी किसी पेशेंट को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है, यानी ट्यूबरक्लोसिस टीबी डिजीज़ होती है, तो इसके ट्रीटमेंट में कई सारी एंटीबायोटिक मेडिसिन्स दी जाती है। इसका कारण ये है कि टीबी का जो ट्रीटमेंट है कम से कम 6 मंथ्स तक चलता है और अगर 6 महीने तक लगातार किसी पेशेंट को एक ही एंटीबायोटिक दी जाए तो उसकी बॉडी में मौजूद बैक्टीरिया इस मेडिसिन के लिए रेसिस्टेंट हो जाएंगे। सिंपली कहें तो ये दवा अब इन पर प्रभाव ही नहीं डालेगी, ये बंदा इस दवा का आदी हो जाएगा। इसी चीज़ से बचने के लिए इस पेशेंट को 6 महीने में अलग अलग प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती हैं ताकि किसी भी ड्रग के लिए रेसिस्टेंस इसमें ना डेवलप हो। सो प्रिवेंट रेसिस्टेंस इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग ड्यू टू विच मल्टी ड्रग रेजिमेन इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को अपकमिंग नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सैंपल कैन बी यूज टू आइसोलेट पोलियो वायरस? पोलियो वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा सैंपल लिया जाता है? स्टूल, ब्लड, थ्रॉट, CSF? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टूल। पोलियो वायरस जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं इस वायरस के, और इस वायरस को अगर आप डायग्नोज करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए पेशेंट का स्टूल एज अ सैंपल हमें लेना होगा, बिकॉज स्टूल में ये वायरस देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which chamber of heart ejects oxygenated blood into the general circulation? हमारे हार्ट का कौन सा चैम्बर जनरल सर्कुलेशन में ऑक्सीजन रिच या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इजेक्ट करता है, डालता है? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल? ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं जिसमें सबसे बड़ा और मजबूत चैम्बर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। इस लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही ब्लड अरोटा में भेजा जाता है और एक बार कॉन्ट्रैक्शन में 70 ml ब्लड अरोटा में ट्रांसमिट होता है। इसे ही हम स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, all the factors aid in venous return to the heart except? इन चारों में से कौन सा फैक्टर वीनस रिटर्न को नहीं बढ़ाता? आपके ऑप्शंस हैं नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर, वन वे वॉल्स इन द वेन,
लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, स्क्वीजिंग एक्शन ऑफ मेजर मसल्स। The right answer is option C. Yes, it is. देखिए, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया था कि हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने पर ब्लड जनरल सर्कुलेशन में जाता है, यानी एरोटा में भेजा जाता है, जो कि फिर इसे पूरी बॉडी में पहुंचाती है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या ब्लड वापस घूमकर राइट एट्रियम तक पहुंच रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके कॉन्ट्रैक्शन होने से ब्लड बॉडी में जा रहा है, टिश्यूज तक पहुंच रहा है। टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण नहीं हो रहा है। इसके लिए तो नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर, वन वे वॉल्व्स इन द वेन और स्क्वीजिंग एक्शन ऑफ मेजर वेसल्स, हमारे पैरों में जो बड़ी और मजबूत मसल्स हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो इनके कॉन्ट्रैक्शन के कारण ब्लड हमारे पैरों से ऊपर हार्ट की तरफ राइट एट्रियम तक पहुंच पाता है। इसके अलावा हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर वाल्व्स पाए जाते हैं। ये वाल्व अगर ब्लड एक डायरेक्शन में जो कि नॉर्मल है उसमें ट्रैवल करता है, फ्लो करता है, तो ओपन रहते हैं। लेकिन किसी वजह से अगर ब्लड वापस उल्टी दिशा में बहने लगे, बैक फ्लो होने लगे, तो ये वाल्व तुरंत बंद हो जाते हैं। ये ब्लड आगे यहाँ से नहीं जा पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवी नोड इज लोकेटेड इन, एट्रियोवीनस नोड किस जगह पर लोकेटेड रहता है? राइट एट्रियम, एट्रियम वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगर आपसे एवी नोड यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड की लोकेशन पूछी जाए तो आप बताएंगे ये मायोकार्डियम में यानी हार्ट की मिडिल मसल में पाया जाता है। एग्जैक्टली, एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल है जो कि साइनोएट्रियल नोड से आ रहे इम्पल्सेस को लेकर कैच करके आगे बंडल ऑफ हिस की तरफ ट्रांसमिट करती है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में और बात की जाए तो ये लोअर इंटर एट्रियल सेप्टम में पाई जाती है। हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा ओपनिंग के पास ऐसे नोड पाया जाता है जिससे हार्ट का पेस मेकर कहते हैं, यही कॉन्ट्रैक्शंस जनरेट करवाता है। इसके द्वारा जनरेट किए गए कॉन्ट्रैक्शंस को आगे एवी नोड रिसीव करके बंडल ऑफ हिस तक इसे पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस? यूट्रस का नॉर्मल साइज क्या होता है? 7.5, 1.5, 1, 9, 2, 2, 7.5, 2.5, 1.5, 7.5, 5, 2.5 सेंटीमीटर्स में है ये सभी वैल्यूज़। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जो यूट्रस होता है वो 7.5 सेंटीमीटर तो लंबाई में होगा, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई में होगा और 2.5 सेंटीमीटर मोटाई में होगा, थिकनेस में। दिस इज द डायमेंशन। 7.5 इन लेंथ, 5 इन विड्थ एंड 2.5 मीन्स 1 इंचेस इन थिकनेस। और ये नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस के डायमेंशन है। प्रेगनेंसी में इसका साइज़ नॉर्मल साइज से कई गुना ज़्यादा हो जाता है। और एग्ज़ाम में नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वज़न पूछा जाता है तो आप बताएंगे 60 ग्राम्स, और जो टर्म प्रेगनेंसी पर लगभग 1000 ग्राम या 1 kg के आसपास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SODIS मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन विथ। SODIS मेथड में हम किसके साथ डिसइंफेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं? केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा, सन एनर्जी के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं?
द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पर जो वर्ड आप देख रहे हैं SODIS, इसमें दो शब्द हैं, SO प्लस DIS। SO का मतलब है सोलार और DIS का मतलब है डिस इन्फेक्शन। अगर हम सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हुए पानी को डिसइंफेक्ट करते हैं, पीने योग्य बनाते हैं, पीने वाली क्वालिटी इसकी बढ़ाते हैं, तो ये मेथड सोलर डिसइंफेक्शन या SODIS कहलाता है। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सनलाइट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए अच्छी पावर होती है, उसमें UV रेज होती हैं, और इसी का इस्तेमाल करते हुए हम वाटर में मौजूद डायरिया कॉजिंग फैक्टर्स को, पैथोजेंस को स्पेशली किल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, SODIS मीन्स सोलर डिसइंफेक्शन मेथड in which we use sunlight to kill the pathogens that causing diarrhea usually in drinking water. Next important question, how many dimensions of health are there? हेल्थ के कुल कितने डायमेंशंस होते हैं ये आपको बताना है। 4, 5, 8, 9। The right answer is option B, it is 5। हेल्थ के कुल 5 डायमेंशंस होते हैं, जो कि हैं फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन सिक्रीटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कौन से हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ACTH या ADH? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इट इज ADH। हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अंदर 2 लोब्स होते हैं। एक होता है एंटीरियर लोब, जिसे आप एंटीरियर पिट्यूटरी के नाम से जानते हैं। एक होता है पोस्टीरियर लोब, जिसे आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर हाइपोथैलेमस नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती है। हाइपोथैलेमस को हम हार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से जानते हैं, और ये हमारे टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। इसे कई बार मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रीट किए गए हार्मोन से अदर ग्लैंड्स पर कंट्रोल किया जाता है। याद रखिएगा, इस हाइपोथैलेमस के द्वारा ADH हार्मोन, जिसे आप वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं, और ऑक्सीटॉक्सिन, ये 2 हार्मोन्स जो हैं इस हाइपोथैलेमस द्वारा बनाए जाते हैं और इन्हें यहाँ से सिक्रीट कर दिया जाता है। ये हार्मोन यहाँ से निकलकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर स्टोर्ड रहते हैं, और बॉडी को जब इनकी आवश्यकता होती है तो यहाँ से इन्हें रिलीज़ कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन सिक्रीट करती है, वैसोप्रेसिन, जिसे आप एंटी डायूरेटिक हार्मोन या ADH के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है ऑक्सीटॉक्सिन। अब यदि आपसे इसी एंटी डायूरेटिक हार्मोन या ADH का इफ़ेक्ट पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? ADH हार्मोन क्या ओलिगूरिया करता है, एन्यूरिया करता है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट करता है, या डिक्रीज यूरिन आउटपुट करता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH हमारे किडनी ट्यूब्यूल्स के ऊपर जाकर एक्शन करता है, जिससे यूरिन में मौजूद एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को रीएब्जॉर्ब कर दिया जाता है, जिससे कि यूरिन की मात्रा लिमिटेड रहती है। अगर मान लीजिए किसी पर्सन के अंदर ये ADH हार्मोन ना हो तो क्या होगा? अगर ADH हार्मोन नहीं होगा तो इस पर्सन के अंदर 15 से 20 लीटर तक यूरिन आउटपुट डेली देखने को मिल सकता है। ADH हार्मोन का ना बनना जनरली हेड इंजरी के बाद देखे जाने वाली कंडीशन है।
यूरिन आउटपुट का इतना ज़्यादा एडीएच की एब्सेंस में हो जाना डायबिटीज़ इंसिपिडस के नाम से जाना जाता है। एडीएच हार्मोन के ना होने के कारण यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इसे हम डायबिटीज़ इंसिपिडस के नाम से जानते हैं। और स्पेसिफिकली यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हमारा जो नेफ्रॉन होता है, इस नेफ्रॉन में किस हिस्से पर जाकर एडीएच हार्मोन काम करता है, तो आप बताएंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पर। जो डीसीटी वाला पार्ट होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट होता है, उस जगह पर एडीएच हार्मोन जाकर अपना काम करता है और इस हिस्से से यूरिन में मौजूद एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे कि यूरिन आउटपुट 1.5 लीटर तक हो जाता है प्रतिदिन। दिस इज द नॉर्मल यूरिन आउटपुट 1.5 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्शन ऑफ निडल इनटू प्लूरल कैविटी इज नोन एज। प्लूरल कैविटी में निडल इंसर्ट करना कौन सा प्रोसीजर है? एंडोस्कोपी, पैरासेंटेसिस, थोरासेंटेसिस या एविसरेशन? The right answer is option C. It is thoracentesis. थोरासेंटेसिस प्रोसीजर को आप कई और नामों से भी जानते हैं। इसे प्लूरल टैप, निडल थोरैकोस्टोमी, निडल डिकम्प्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। थोरासेंटेसिस प्रोसीजर बेसिकली वह प्रोसीजर है जिसके द्वारा प्लूरल स्पेस में मौजूद एबनॉर्मल एयर या फ्लूइड को रिमूव किया जाता है और इसे रिमूव करने का पर्पस डायग्नोस्टिक या थेराप्यूटिक भी हो सकता है। डायग्नोस्टिक पर्पस का मतलब है कि पेशेंट में कौन सा डिजीज़ है, यहाँ से सैंपल लेकर इसकी जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा। ये डायग्नोस्टिक पर्पस हो गया। थेराप्यूटिक पर्पस का मतलब है कि पेशेंट के इस हिस्से में बहुत ज़्यादा फ्लूइड मौजूद है, इसे यहाँ से सिरिंज डालकर, निडल डालकर इसे बाहर निकाल दें ताकि पेशेंट का इलाज हो जाए, ट्रीटमेंट हो जाए। दिस इज़ द थेराप्यूटिक पर्पस। बेसिकली यदि आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि प्लूरल स्पेस कौन सी लोकेशन होती है, तो आप इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके लंग्स हैं, राइट और लेफ़्ट। इन लंग्स के ऊपर एक और कवरिंग पाई जाती है। इस कवरिंग और मेन लंग्स के बीच वाले स्पेस को ही आप प्लूरल स्पेस के नाम से जानते हैं। चेस्ट वाल और लंग्स के बीच के स्पेस को ही हम प्लूरल स्पेस के नाम से जानते हैं। इस जगह पर थोड़ा बहुत फ्लूइड मौजूद रहता है, लेकिन अगर फ्लूइड की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए या किसी कारण से यहाँ एयर एबनॉर्मली एक्यूमुलेट होने लगे, तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए निडल यहाँ इंसर्ट की जाती है और यहाँ मौजूद एक्स्ट्रा एयर को या फ्लूइड को बाहर निकाल लिया जाता है। यही प्रोसेस थोरासेंटेसिस प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। रिमेनिंग ऑप्शंस को भी समराइज वे में डिस्कस कर लेते हैं। एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी वह प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम बॉडी के अंदर मौजूद ऑर्गन्स का विजुअलाइजेशन कर सकें। एंडोस्कोपी ईसोफेगस, स्टमक, कॉलोन, ईयर, नोज, थ्रोट, हार्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, जॉइंट, एब्डोमेन आदि एरियाज में की जा सकती है। इस एंडोस्कोपी प्रोसीजर में एंडोस्कोप को इंसर्ट किया जाता है। एंडोस्कोप एक पतली ट्यूब लाइक डिवाइस होती है जिसमें एक बहुत ही पावरफुल लाइट और कैमरा लगे होते हैं। एंडोस्कोप की लंबाई कितनी होगी और ये कितना फ्लेक्सिबल होगा या रिजिड होगा, ये निर्भर करता है कि बॉडी के किस हिस्से को आप विजुअलाइज करने जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी पेशेंट में आपको जॉइंट को विजुअलाइज करना है, तो इसके लिए आप स्ट्रेट एंडोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा हार्ड होगा, रिजिड होगा। वहीं आप अगर किसी पेशेंट की कॉलोन, इंटेस्टाइन को देखना चाह रहे हैं तो इसके लिए फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट टर्म आती है पैरासेंटेसिस।
पैरासेंटेसिस का मतलब है कि अगर किसी पेशेंट में पेरिटोनियल कैविटी में एबनॉर्मल फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए तो इसे नीडल द्वारा बाहर निकालना पैरासेंटेसिस प्रोसीजर कहलाता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एसाइटिस डिजीज़। एसाइटिस डिजीज़ में क्या होता है, हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन एल्ब्यूमिन की कमी होती है, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो फ्लूइड स्पेस टिश्यू स्पेसेस में शिफ्ट हो जाता है और एब्डोमेन एरिया में विशेष रूप से पेट का बहुत ज़्यादा फूला होना दिखाई देता है। इस एरिया में फ्लूइड का जमाव दिखाई देता है और फिर इसे नीडल डालकर यहाँ से रिमूव करना पैरासेंटेसिस प्रोसीजर है। पैरासेंटेसिस प्रोसीजर के दौरान पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाया जाता है और फिर निडल को सिम्फाइसिस प्यूबस और अम्बिलिकस एरिया के बीच इंसर्ट किया जाता है। इस प्रोसीजर को करने से पहले पेशेंट का जो यूरिनरी ब्लैडर है वो खाली होना चाहिए, अदरवाइज ब्लैडर रप्चर होने की संभावना रहती है। ये चीज़ कई बार यहाँ से पूछी जाती है। नेक्स्ट टर्म आती है एविसरेशन। ये आपकी आई से रिलेटेड प्रोसीजर है। किसी भी पेशेंट में आई के स्क्लेरल शेल और एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल को छोड़कर बाकी सभी कंटेंट्स को रिमूव करना एविसरेशन प्रोसीजर कहलाता है। अगर कोई पर्सन एंडोप्थेल्माइटिस से ग्रसित है और एंटीबायोटिक्स से ये ठीक नहीं हो पा रहा है तो उनमें ये किया जा सकता है। या फिर कोई पर्सन ब्लाइंड हो चुका है किसी कारण से, इस ब्लाइंड आई में हो रहे पेन को कम करने के लिए या फिर कॉस्मोसिस के लिए इस प्रोसीजर को करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इन अडल्ट। अडल्ट में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना होता है? 8 to 12, 8 to 22, 8 to 24, 8 to 30। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को कल की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। होपफुली आपने सही आंसर दिया होगा। 8 से 21 mm ऑफ Hg इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A dying person goes through all the following stages except। अगर कोई व्यक्ति मरने वाला है तो उसे इन सभी स्टेजेस में से होकर गुजरना होता है, एक को छोड़कर। डिनाइल, कॉन्फ्लिक्ट, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। ये एक कौन सी है उसे आपको बताना है, एक्सेप्ट का ख्याल रखना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कॉन्फ्लिक्ट। याद रखिएगा, कुबलर रॉस नामक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने स्टेजेस ऑफ ग्रीफ मॉडल दिया था, यानी कि किसी भी पर्सन के ऊपर आने वाले दुख पर उसे 5 स्टेजेस में से होकर गुजरना होता है। मान लीजिए कोई पेशेंट किसी ऐसी डिजीज़ कंडीशन से सफ़र हो गया है जिससे उसका बच पाना, ठीक हो पाना मुश्किल है, यानी उसकी डेथ निश्चित है। तो इस सिचुएशन का पता चलते ही उसमें 5 अलग अलग स्टेजेस आएंगी, उससे होकर उसे गुजरना होगा। सबसे पहले जैसे ही उसे ये बताया जाएगा कि आपको ये बीमारी है तो ये कहेगा कि ये रिपोर्ट गलत है, डॉक्टर गलत है, मुझे ये बीमारी हो ही नहीं सकती। उसके बाद सेकंड स्टेज आएगी जिसमें उसे गुस्सा आएगा, एंगर आएगा। वो कहेगा कि मतलब अपने करीबियों पे बहुत गुस्सा करेगा, मुझे ऐसा क्यों हो गया। उसके बाद फिर थर्ड स्टेज आएगी बार्गेनिंग की। वो कोशिश करेगा, बार्गेन करने की कोशिश करेगा कि हे ईश्वर मुझे आप ठीक कर दीजिए तो मैं ये करूँगा। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेज आती है डिप्रेशन। उसे कहीं ना कहीं डर लगने लगता है, वो चिंता में चला जाता है, डिप्रेस हो जाता है। और इन सभी स्टेजेस के बाद आखिरी में उसे एक्सेप्ट करना ही होता है कि मुझे ये बीमारी है और मुझे अब जाना ही होगा। ये सभी 5 स्टेजेस हैं। इन्हें याद रखने के लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, DABDA, दाब दां। डी से डिनाइल, ए से एंगर, बी से बार्गेनिंग, डी से डिप्रेशन, फाइनली एक्सेप्टेंस। हमने जिस मॉडल को डिस्कस किया है उसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन है। इसे प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। अ पेशेंट डायग्नोस्ड विथ अ टर्मिनल इलनेस टेल्स द डॉक्टर लाइफ इज़ नॉट फेयर,
दिस कैनॉट हैपन टू मी, दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ। एक पेशेंट जिसे कोई टर्मिनल इलनेस हुई है, यानी कि अब वो नहीं बच सकता, इस सिचुएशन में वो डॉक्टर से कहता है कि लाइफ ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये मुझे नहीं हो सकता। ऐसा कह के वो कुबलर रॉस की थ्योरी की कौन सी स्टेज को बता रहा है? डिनाइल, बार्गेनिंग, इंट्रोसेप्शन, एक्सेप्टेंस। यस, एग्जैक्टली, मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट। यहाँ पर पेशेंट कह रहा है ये मुझे नहीं हो सकता, इट कैन नॉट हैपन टू मी। नहीं हो सकता मतलब डिनाई कर रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। If highest temperature is recorded in the morning and lowest temperature in the evening, this kind of fever is known as। अगर किसी पेशेंट को फीवर है और मॉर्निंग में तो उसमें हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, लेकिन इवनिंग का टेम्परेचर काफ़ी कम था, लोवेस्ट था, तो इस प्रकार के फीवर को आप क्या कहेंगे? इन्वर्स, लाइसिस, क्राइसिस, इंटरमिटेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। देखिएगा, नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, मॉर्निंग के समय जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है एज़ कंपेयर टू द इवनिंग। इवनिंग में, शाम के समय बॉडी टेम्परेचर मॉर्निंग की तुलना में ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर किसी पर्सन को फीवर है और मॉर्निंग में आपने हाईएस्ट टेम्परेचर नोट किया था और शाम को लोवेस्ट टेम्परेचर नोट किया है, तो इस प्रकार के फीवर को आप कहेंगे इन्वर्स फीवर। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्स फीवर। इसके बाद लाइसिस क्या है? अगर किसी पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर जिगजैग मैनर में कम हो रहा है, थोड़ा समय सेम रहा, फिर कम हो गया, फिर स्थिर रहा, फिर कम हो गया, फिर स्थिर रहा, ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है, तो ये लाइसिस कहलाता है। क्राइसिस क्या है? क्राइसिस का मतलब है कि अचानक किसी पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई से लो हो जाए। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर था, अचानक नॉर्मल या लो हो गया, तो ये कंडीशन क्राइसिस कहलाती है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन में है रिमिटेंट फीवर। रिमिटेंट फीवर में क्या होता है कि पेशेंट का 24 घंटे का बॉडी टेम्परेचर देखा जाता है। टेम्परेचर 24 घंटों में कभी बढ़ा, कभी घटा, कभी बढ़ा, कभी घटा, ऐसे चलता रहा, लेकिन एक बार भी पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होता, नॉर्मल लेवल को टच नहीं करता, तो ये फीवर रिमिटेंट फीवर कहलाता है। 24 घंटे में लिए गए टेम्परेचर में वेरिएशन तो है, लेकिन एक बार भी टेम्परेचर नॉर्मल को टच नहीं किया, तो ये रिमिटेंट फीवर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर रिसीविंग अ पेशेंट फ्रॉम OT फॉलोइंग कार्डियक सर्जरी मोस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इज। किसी पेशेंट को आपने सर्जरी के बाद OT से रिसीव किया, इस पेशेंट में प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होनी चाहिए? प्रायोरिटी के क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा जाता है, लेकिन हर बार कॉन्सेप्ट वही रहता है जो आप जानते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, कनेक्ट द पेशेंट टू कार्डियक मॉनिटर, आप इस पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर से कनेक्ट करेंगे, पेशेंट के एयरवे को मेंटेन करेंगे, पेटेंट रखेंगे, वाइटल साइंस चेक करेंगे, IV फ्लूइड और मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? OT से पेशेंट आप लेकर आए हैं, अब सबसे ज़रूरी क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। OT से पेशेंट को रिसीव करने के बाद इस पेशेंट में एयरवे का पेटेंट रहना, ओपन रहना, इसकी सांसों का लगातार चलते रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगी। पेशेंट के एयरवे को चालू रखना, पेटेंट रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेशेंट की सांसें चल रही हैं तो बाकी सिचुएशन को टेकल कर लिया जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है, बार बार घुमाकर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट। इन चारों में से किस एक कंडीशन में ब्लीडिंग टाइम
नहीं बढ़ता उसे आपको सेलेक्ट करना है। इस वर्ड को ज़रूर गौर करिएगा। DIC, वॉन विलिबर डिजीज़, हीमोफीलिया ए, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। The right answer is option C, हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया वह डिजीज़ कंडीशन है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी हो जाती है, और किसी भी पर्सन में यदि क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है तो क्लॉटिंग का जो टाइम है, ब्लड क्लॉट बनने का जो टाइम है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, इंक्रीज होगा, ना कि ब्लीडिंग टाइम बढ़ेगा। गौर कीजिएगा, DIC, वॉन विलिबर डिजीज़ और इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इन सभी कंडीशन में ब्लीडिंग टाइम बढ़ रहा है, खून के बहते रहने का टाइम बढ़ रहा है। लेकिन हीमोफीलिया ए वह कंडीशन है जिसे रॉयल डिजीज़ के नाम से जानते हैं, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं है, तो क्लॉट ही नहीं बन पा रहा, तो क्लॉटिंग का टाइम बढ़ गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। बेसिकली अगर आप किसी पर्सन में ब्लीडिंग टाइम की बात करते हैं तो ब्लीडिंग टाइम को जब चेक करते हैं तो उस पर्सन में प्लेटलेट सही फंक्शन कर रही हैं या नहीं, इस चीज़ का असेसमेंट किया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान हम स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट की बॉडी में प्रिक किया जाता है या उसे ब्लीडिंग हो ऐसा कुछ किया जाता है। ब्लीडिंग शुरू करवा कर ब्लीडिंग के रुकने में कितना, ब्लीडिंग शुरू होने के बाद इसे रुकने में कितना समय लगा, ये एक्चुअल ब्लीडिंग टाइम कहलाता है। क्लॉटिंग टाइम की बात की जाए तो इसे स्टैंडर्ड कंडीशंस में परफॉर्म करके चेक करते हैं। इसमें ब्लड सैंपल को लिया जाता है और विट्रो में देखा जाता है कि इसमें क्लॉट बनने में एग्जैक्ट कितना टाइम लग रहा है, ये क्लॉटिंग टाइम प्रोसेस कहलाता है। सो एवरीवन, होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। आपके सजेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, नई सीरीज के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप इस सीरीज़ में जो भी क्वेश्चंस या पर्टिकुलर कुछ कम ज़्यादा चाहते हैं तो उसे ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे अपकमिंग वीडियो में आपके सजेशंस को फुलफ़िल किया जाए। आपके कमेंट सेक्शन में दिए गए हर कमेंट को हम पूरी तरह से पढ़ते हैं, और इन्हीं कमेंट्स के बिहाफ पर हमने अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज़ शुरू भी की है। Thank you so much. Best of luck.